कहते हैं कि गांव की हर मिट्टी में कहानियां छुपी होती हैं। कुछ कहानियां मनोरंजन के लिए होती हैं और कुछ ऐसी जो डर से आपके दिल को कपा दे, और कुछ सिर्फ सावधान करने के लिए। ऐसा ही एक गांव था, तीमरगढ़, जो अपने नाम के अनुरूप हमेशा किसी न किसी रहस्यमय अंधेरे में डूबा रहता था। तीमरगढ़ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक हवेली नुमा घर है जिसे लोग चंद्रमहल कहते हैं। चंद्रमहल की दीवारों में समय के साथ दरारें नहीं बल्कि रहस्यों की परतें जमी थी। फरवरी की ठिठुरती रात थी, ठंडी हवा, सूखे पत्तों की सरसराहट बीहड़ से घिरे गांव के वातावरण को और भी निर्जन बना रहे थे। गांव के अंधेरे से घिरे शांत सड़क पर एक पुरानी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठे विवेक, उसकी पत्नी आशा और उनके 2 बच्चे आयांश और निष्ठा। क्या सच में हमें इस हवेली में जाना चाहिए? आशा ने चिंता से पूछा। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। मेरी नौकरी चली गई और अब हमारे इस पुश्तैनी घर के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचा है, विवेक ने कड़वाहट भरे स्वर में दुखी होते हुए जवाब दिया। विवेक दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जहां उसने कम समय में ही अपने कुशल काम के बल पर कंपनी के मैनेजमेंट में उच्च पद पर अपनी जगह बना ली। लेकिन विवेक की तरक्की को देख कंपनी के कई अधिकारी उससे जलने लगे और उसे नीचा दिखाने के जतन करने लगे। ऐसे ही विवेक के टीम में उससे जलने वाले कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर सेल्स के हिसाब में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी और सबने मिलकर उसका इल्ज़ाम विवेक पर डाल दिया। कंपनी के ज़्यादातर लोग विवेक के खिलाफ थे, जिस वजह से विवेक मैनेजमेंट के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका और मैनेजमेंट ने उसे नौकरी से निकाल दिया। विवेक बचपन में ही अनाथ हो गया था और उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला था। विवेक के चाचा चाची उसे पसंद नहीं करते थे। वो तो बस गांव के उसके पुश्तैनी ज़मीन और हवेली के लालच में ही उसे पाल रहे थे। विवेक कॉलेज के दिनों से आशा से प्यार करता था और नौकरी मिलते ही उसने आशा से ही शादी कर ली। विवेक के चाचा चाची शादी से नाराज़ थे, जिस वजह से विवेक अब अपने कंपनी के द्वारा दिए गए मकान में रहने लगा था। नौकरी चली जाने के बाद ना तो उसके पास दिल्ली में कोई घर बचा और ना ही कोई ठिकाना। इसलिए मजबूरी में उसने अपने पुश्तैनी गांव लौटने की सोची। गाड़ी जैसे ही हवेली के मेन फाटक के पास रुकी, एक अजीब सी ठंडक उनके बदन में दौड़ गई। हवेली के विशाल लोहे के गेट पर जंग लगे थे, लेकिन उसकी विशालता अब भी डरावनी थी। निष्ठा ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, पापा, ये कौन देख रहा है? विवेक ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा वहम है, उसने कहा। लेकिन आशा ने भी महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई, हवेली का गेट अपने आप ही जोर से आवाज़ करता हुआ बंद हो गया। हवेली के गेट को ऐसे बंद होता देख सभी के मन में दहशत भर गई। आशा के मन में यही विचार आ रहा था कि इस बीहड़ से घिरे हुए घर में निर्जन हवेली और उसका परिवार कैसे रह पाएगा। उसे ये हवेली बहुत ही डरावनी और रहस्यमय नजर आ रही थी। उसका बस मन कर रहा था कि वो अभी अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल ले। हवेली के अंदर कदम रखते ही
विवेक और उसके परिवार को एक भारी सा एहसास हुआ, जैसे हवा में कोई अनजानी शक्ति तैर रही हो। विशाल कमरों में दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थे, जिन पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। पेंटिंग में चेहरे इतने वास्तविक थे कि आशा ने महसूस किया कि जैसे वो उन्हें ही घूर रहे हों, जैसे कह रहे हों कि चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हवेली काफ़ी समय से बंद पड़ी थी और गांव से कुछ दूर होने और जंगल से घिरे होने के कारण इस ओर कोई आता जाता भी नहीं था। इसलिए हवेली में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा था। इस जगह की सफाई करनी पड़ेगी, आशा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भी मानो चारों तरफ गूंज कर खो गई। अयांश और निष्ठा सीढ़ियों के पास पहुंच गए। मुझे यहाँ खेलने में मज़ा आएगा, अयांश ने उत्साह से कहा। अयांश बेटा ऊपर मत जाओ, आशा ने उसे चेतावनी दी। हवेली के वातावरण को देख उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसी समय विवेक ने एक कोने में रखे पुराने संदूक को देखा। उसने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर सिर्फ धूल और एक पुरानी चाबी थी। विवेक उस चाबी को हाथ में लेकर उसके बारे में सोच रहा था कि तभी निष्ठा के कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई पड़ी। आओ मुझे खोलो। निष्ठा ने अचानक अपनी माँ का दामन खींचा। मम्मी कोई मेरा नाम ले रहा है। आशा ने उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें थकान हो गई है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। विवेक और आशा ने मिलकर नीचे के 2 कमरों की सफाई की। एक कमरे में अपना और दूसरे में बच्चों का सामान रख दिया। फिर सबने मिलकर साथ रास्ते में ढाबे से लाए हुए खाने के पैकेट को खोला और साथ मिलकर भोजन किया। सुबह जाकर देखता हूँ और कोई मजदूर ढूंढ कर लाता हूँ हवेली की सफाई के लिए, विवेक ने आशा से खाना खाते हुए कहा। हाँ, इस हवेली की हालत तो बहुत ही ख़राब है और गंदगी की वजह से ये और भी ज़्यादा डरावनी लग रही है। सफाई के बाद शायद कुछ रहने लायक हो जाए, क्योंकि अब तो यही है हमारे पास। आशा के चेहरे पर निराशा के भाव थे। खाना खत्म करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। हवेली के बाहर स्याह काली रात चारों ओर छाई हुई थी और धीरे धीरे उसका स्याहपन गहराता जा रहा था, जैसे वो पूरी हवेली को अपने आगोश में समा लेने को आमादा हो। रात होते ही हवेली की असली भयानकता सामने आई। विवेक और आशा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। उनका कमरा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास था। जैसे ही विवेक ने लाइट बंद की, सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी और दरवाजे के पास से एक अजीब सी सरसराहट हुई। विवेक ने जब दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा। हवा के साथ किसी और की उपस्थिति का एहसास विवेक को हुआ। दरवाज़ा बंद करो, सोने आ जाओ, आशा ने विवेक से कहा। जैसे अभी जो कमरे में हुआ उसे उसकी कोई खबर ही ना हो। विवेक बिस्तर पर आकर आशा के बगल में लेट गया। उनके सोते ही एक काली सी परछाई उनके कमरे की खिड़की के बाहर नजर आने लगी। ठीक आधी रात के आसपास विवेक की आंख खुली एक आवाज़ से। वो आवाज़ पायल के झनझनाने की थी। विवेक ने आंखें खोली और अपने बगल में देखा तो आशा सो रहे थे। विवेक बिस्तर पर उठा और फिर नीचे उतरकर उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। वो आवाज़ उनके कमरे के बाहर
मेन हॉल में से आ रहे थे। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किसकी। आखिर इतनी रात का पायल पहनकर इस हवेली में कौन घूम रहा होगा। खैर, वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर हॉल में आया और उस आवाज़ की ओर आगे बढ़ने लगा। अंधेरा काफ़ी था, शायद बिजली भी नहीं थी उस हवेली में, या फिर बिजली के तार कटे हुए थे। विवेक अंधेरे में ही उस आवाज़ का पीछा करने लगा। वो जैसे जैसे उस आवाज़ के करीब बढ़ता, वैसे वैसे वो आवाज़ और भी दूर चली जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। तभी उसने आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है? मगर वो आवाज़ अभी भी आए जा रहे थे। खैर, विवेक अपने तेज कदमों के साथ अब उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो आवाज़ अब उसके करीब से ही आ रही हो। वो चलते चलते सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर गया। उस हवेली में कई सारे कमरे थे। उन्हीं में से एक कमरों में से शायद आवाज़ आ रहे थे। वो चलते चलते आवाज़ का जायजा लेते लेते एक कमरे के बाहर रुका। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था और उस पर बहुत सारा धागा बंधा हुआ था, जैसे किसी ने पूजा पाठ किया हो। खैर, विवेक उस कमरे की खिड़की से, जो कि थोड़ी सी खुली हुई थी, उससे अंदर झांकने लगा। तो विवेक ने जो अंदर देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की है जो कि पैरों में पुश्तैनी पायल, जो कि बहुत ही मोटे मोटे घुंघरू वाले पायल होते हैं, वो पहनकर पूरे कमरे में नाच रही है, जैसे कि नृत्य कर रही हो। विवेक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन और यहाँ इस बंद कमरे में क्या कर रही है। मगर तभी उस लड़की का चेहरा विवेक की ओर घूमा और विवेक उसका चेहरा देखकर एकदम से पीछे की ओर हो गया, क्योंकि उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसका गला आधा कटा हुआ था और कटकर कंधे की तरफ लटका पड़ा था। ये नज़ारा देखकर तो विवेक के पैर हाथ जैसे थरथराने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है, मगर वो इतना समझ गया था कि ये हवेली कोई मामूली हवेली नहीं है। मगर इतनी रात का वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो चुपचाप दबे कदमों से होते हुए अपने कमरे में वापस आया और पलंग पर जाकर दुबक कर लेट गया। जैसे तैसे सुबह हुई और फिर उसी सुबह विवेक और उसका परिवार, उन्होंने उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में विवेक को पता चला कि दरअसल वो महल उनके पूर्वजों का हुआ करता था। उन्हीं में से उनके एक पूर्वज राजा समरवीर सिंह थे। वो थोड़े अजीब किस्म के राजा थे, बहुत ही क्रूर, और उनका दिमाग भी कुछ सही नहीं रहता था। एक बार उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उनके सामने एक लड़की नृत्य कर रहे थे, पैरों में मोटे मोटे घुंघरू पहनकर। उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। उन्होंने अपना तलवार उठाया और उस लड़की की गर्दन पर चला दिया। उस लड़की की गर्दन आधी कटकर उसके कंधे पर लटक गई और खून का फव्वारा निकल उठा। राजा को इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि अभी अभी उन्होंने एक निर्दोष की बेरहमी से हत्या कर दी। वो वहाँ से उठकर सीधे अपने कक्ष में चले गए। उस दिन के बाद से ही राजा समरवीर सिंह का बुरा दिन जैसे शुरू हो गया। उनकी पत्नी मारी गई और फिर कुछ दिनों बाद ही उनके हाथ से साम्राज्य भी निकल गया।
जिसके कुछ दिन बाद वो भी अजीब तरीके से मारे गए। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। तब से कहते हैं कि वो महल भूतिया है। आज भी उस लड़की की आत्मा उस महल में नृत्य करती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरे दादाजी की अपनी जमींदारी थी और वो गांव में एक आलीशान कोठी में रहते थे। नौकर चाकरों से भरी उस हवेली में बहुत सारे फलों के बगीचे थे। सड़क से थोड़ा अंदर आने पर एक बड़ा सा सींग द्वार, जिस पर दादाजी का नाम खुदा हुआ था। अंदर घुसते ही चारों तरफ मादक फूलों और फलों की खुशबू और बड़े बड़े पेड़ों के बीच से लहराती हुई सड़क कोठी के द्वार तक आती थी। जब हम छोटे थे तब छुट्टी होने पर हम लोग दादाजी के पास रहने आ जाते थे। पापा हम लोगों के साथ दिल्ली में रहते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद हम लोगों का जाना भी बंद हो गया। पिताजी के समय से ही उपाध्याय जी उस कोठी के केयर टेकर थे। कोठी की देखरेख और दीगार जवाबदारी सब कुछ उन्हीं के कंधों पर थी। जो भी पैसा आता वो बैंक में जमा करवा देते हैं। दादाजी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि उनकी कोठी को बेचा जाए। शायद यही वजह थी कि पापा जी ने अभी तक यानी कि अपने जीते जी उस कोठी का कभी सौदा नहीं किया। अब माताजी पिताजी के स्वर्गवास के बाद अपनी व्यापार की ज़रूरत के हिसाब से जब हमें विदेश में बसने की ज़रूरत महसूस हुई तो अपनी बाकी संपत्तियों को रखने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होने पर उन्हें बेचने का दिल बना लिया। इसी वजह से मैं अपनी पुश्तैनी कोठी के लिए लोगों को बतला दिया। एक सेठ अपने फार्म हाउस के लिए उस संपत्ति को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते ही एक हफ्ते बाद का समय तय कर उपाध्याय जी को खबर दे दी। यथा समय पर हम दोनों यानी कि मैं और मेरी पत्नी हम लोग गांव जा पहुँचे। उपाध्याय जी ने कोठी के फाटक खोले, फिर तभी आवाज़ में कहा, बड़े मालिक इस कोठी को बेचने से मना करते थे और उनके सम्मान में आपके पिताजी ने भी कभी इस कोठी को नहीं बेचा। मैंने दिल में सोचा, कोठी बिकने से इसका काम चला जाएगा, शायद इसीलिए बोल रहा है। पर इसे बेचकर उपाध्याय जी को तकरीबन 5 लाख उनकी इतनी सेवाओं के लिए देना हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन कुछ भी उन्हें बतलाया नहीं था। रात में आराम की नींद सो अगली सुबह हम सरपंच जी के घर पहुंच गए, पर दोपहर तक भी वो सेठ नहीं आए। तब सरपंच जी बोले, बेटा शायद वो नहीं आएगा, उसे किसी ने तुम्हारी कोठी के बारे में बतला दिया होगा। बतला दिया होगा? पर क्या? सरपंच जी ने पहली बार अपना मुंह खोला। वो तुम्हारी कोठी सामान्य नहीं है, वो भूतों का अड्डा है। तो इस पर मैं बोला, हम दोनों तो कल रात वहीं पर थे, हमने तो कोई चीज़ महसूस नहीं की। वो हमें बहुत समझाने की कोशिश करते रहे, पर जब हम नहीं माने तो वो अंदर गए और नीम की 2 छड़ियाँ ले आए। तो फिर बोले, बेटा तुम्हें बचपन से देखा है इसलिए बोल रहा हूँ, या तो तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, नहीं तो ये छड़ी अपने पास ही रख लो, नहीं तो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। मैं रात का खाना खाकर अपने बिस्तर पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। मेरी पत्नी सो चुकी थी। उस वक्त मेरी हाथ घड़ी में 12 बज रहे थे कि मैंने अचानक कमरे के बाहर बारामदे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। गांव का माहौल रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था, पर यह रोने की आवाज़ और फिर
कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जैसे बंद हो गई। वो भी किसी वजह से डर के मारे रोने लगे थे। कुत्तों का रोना माहौल को डरावना बना रहा था। हालांकि मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। मैं जैसे ही उठकर जाने लगा तो मैंने अपनी कलाइयों की उंगलियों का दबाव महसूस किया। फिर अपनी पत्नी को बहुत ही फुसफुसाती आवाज़ में सुना, दरवाज़ा मत खोलना। मैं डर की वजह से जड़ हो गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से जैसे मैं अपने होश में वापस आया। पहले दस्तक बहुत ही धीरे धीरे आ रहे थे, फिर उसकी तीव्रता बढ़ती गई और आखिर में लगने लगा कि जैसे दरवाज़ा टूट ही जाएगा। थोड़ी देर के बाद दस्तक बंद हो गई। हम दोनों अपने हाथ में सरपंच जी की दी हुई नीम की छड़ी लेकर धीरे से दरवाज़ा खोल कर निकले। तभी ऊपर से एक काली सी छाया मेरे ऊपर कूदी। मैं नीचे गिरा और उसने मेरी एड़ियों को अपने दांत में गड़ा दिया। मैं दर्द से बिलबिला उठा और पूरी जोर से चीखा। तभी मेरी पत्नी ने अपनी छड़ी से उस छाया पर जोर से प्रहार किया। शायद उस छड़ी की वजह से वो छाया हमसे एकदम से दूर हो गई और फिर हवा में कहीं विलीन हो गई। अब हम कमरे के अंदर आए और दरवाज़ा बंद किया। सुबह तक दोनों ने किसी तरह हनुमान चालीसा का जप कर काटा। केयर टेकर के आते ही हमने अपना सामान लेकर सरपंच जी के घर पर शरण ले ली। उन्होंने गांव के डॉक्टर को बुलावा भेजा। मरहम पट्टी करवा कर बोले, बेटा मैं जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा। आपके दादाजी की मौत के बाद एक परिवार ने उस कोठी को किराए पर लिया था। अगले दिन सुबह उनकी लाश आधी खाई हुई हालत में मिली। गांव वालों ने एक बड़े ओझा को बुलवाया था, जो सब कुछ देखकर समझकर बोला कि इस कोठी में कोई भी रह नहीं पाएगा। अगर कभी शाम के बाद अंदर जाने की कोशिश होती है तो नीम की छड़ी के अलावा ना जाएं। इसलिए मैंने आपको नीम की छड़ी दी, जिससे कल रात आपकी जान बच गई।